इस बार एमसीयू की फिल्में बस ऐसे ही आ रही हैं कि सही ही हैं, समझ रहे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि पहले अपन वेट करते थे। भाई अभी भी मुझे याद है, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय और एवेंजर आने वाली थी, मेरे इलेक्ट्रिकल्स के पेपर थे, मुझे पता था बैग लग जाएगी मेरी, लेकिन फिर भी चले गए थे हम फिल्म देखने। ठीक है, अब वो बात नहीं रह गई है, अब बस फिल्में आती हैं चली जाती हैं। इन लोगों ने एक सिंपल सीधा सा फॉर्मूला बना लिया है, कम से कम खतरे उठा के ठीक ठाक प्रॉफिट कमाने का। रॉकेट अपने कंधों पे भार ढोता है इस फिल्म का, बता रहा हूँ, ये रॉकेट की पिक्चर है, बस रॉकेट ही है इसमें। ऐसा लगता है जैसे रॉकेट की एक फिल्म को गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की फिल्म के रैपर में पैक करके दिया गया है। तो दोस्तों फाइनली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का थर्ड पार्ट सिनेमाघरों में आ गया है और ये फिल्म लेके आए हैं जेम्स गन, और डीसी का केविन फाइगी बनने से पहले ये उनका आखिरी प्रेजेंट है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। तो गार्डियंस वापस आ गए हैं और उनमें से कोई एक है जिसकी जान खतरे में है, वो उसको बचाने के लिए जाते हैं, फिर वहां से कुछ और बकचोदी स्टार्ट हो जाती है, फिर वो उसमें फंस जाते हैं। मतलब कुल मिला के जैसी फिल्में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से हम अभी तक देखते आए हैं, ये अमूमन थोड़ी बहुत वैसी ही फिल्म है। वैसे कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जैसे गमोरा का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है इस फिल्म में। गमोरा का कैरेक्टर कुछ ऐसे यूज़ किया गया है इस फिल्म में कि जैसे जब फर्स्ट पार्ट था तो गमोरा और पीटर पहली बार मिलते हैं और एक एंटिसिपेशन रहता है कि ये तो थैनोस की बेटी है, तो फ्यूचर क्या होगा, क्या ये दोनों साथ में एंड अप करेंगे या नहीं करेंगे, या दोनों अलग हो जाएंगे, क्या वो थैनोस की जो लेगेसी रही है वो उसी को आगे बढ़ाना चाहेगी या फिर वो सुपर हीरोज के साथ उनकी टीम ज्वाइन करना चाहेगी। लेकिन एक बार वो कैरेक्टर जब आपस में मिल जाते हैं फिर सरप्राइज वाला एलिमेंट है ना, वो खत्म हो जाता है, वो नहीं रह जाता। तो इस फिल्म में इन लोगों ने कुछ नया ट्राई किया है कि एक कैरेक्टर जिसके साथ जितने भी आउटकम्स आने थे वो सारे आ चुके हैं और एंड गेम में उन्होंने उस कैरेक्टर को मार दिया, और अब वो उस कैरेक्टर का ऐसा वर्जन लेके आए हैं जो अपनी प्री हिस्टोरिक स्टेट में है, और उसके साथ हमारे उस कैरेक्टर की केमिस्ट्री चेक की जा रही है जो प्रेजेंट की स्टेट में है। तो इन दोनों की केमिस्ट्री कैसी रहेगी, ये वाला एंगल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसके सब के अलावा रॉकेट के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। इस पूरी पिक्चर को देख के बिलीव नहीं होता यार कि वो सिर्फ एक एनिमेटेड कैरेक्टर है। रॉकेट अपने कंधों पे भार ढोता है इस फिल्म का, बता रहा हूँ, ये रॉकेट की पिक्चर है, बस रॉकेट ही है इसमें। ऐसा लगता है जैसे रॉकेट की एक फिल्म को गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की फिल्म के रैपर में पैक करके दिया गया है, और इस पूरे रैप का जो कोर है यानी रॉकेट की फिल्म, वही इसका बेस्ट पार्ट है। रॉकेट की एक बैकग्राउंड स्टोरी है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। जो हमारे फिल्म का विलन है उसकी कुछ हिस्ट्री रही है रॉकेट के साथ, और ये फिल्म उसी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करती है। और जो सबसे हार्टफुल कहानी है फिल्म की, जो फिल्म का मेन कोर है, वो रॉकेट की कहानी है। मतलब अभी तक जो रॉकेट था वो फिल्म की कॉमिक रिलीफ था, वो काइंड ऑफ फिल्म का सबसे बकचोद बंदा था जो कुछ भी बोल के फ्री फोकट में निकल लेता है कि हर कोई उसकी बात सुनना चाहता है, ये बोल रहा है तो कुछ बकचोदी होगी, कुछ कॉमेडी वाला होगा, कुछ जोक होगा। लेकिन इस फिल्म में ऐसा नहीं है। इस फिल्म का रॉकेट सैड रॉकेट है, और भाई साहब क्या वर्जन है रॉकेट का, आप स्टंट रह जाएंगे फिल्म देखने के बाद सिर्फ रॉकेट वाले पार्ट से। और बहुत ज़्यादा हाइप बनाई गई थी भैया एडम वॉरलॉक के बारे में कि आ रहा है, ऐसा है वैसा है। एडम वॉरलॉक जो था ये एक्चुअली जो एंड गेम वाली पूरी स्टोरी लाइन थी थैनोस की, उसका बहुत एक इंटीग्रेटेड पार्ट था कॉमिक्स में, लेकिन फिल्म में उसका उतना यूज़ नहीं किया था इन लोगों ने, बस उसका नाम आया इधर उधर कहीं ना कहीं मेंशन हुआ है। तो बहुत इन लोगों ने हाइप बनाई थी। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पार्ट 2 का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था उसमें ऐसा थोड़ा सा दिखाया गया था, कुछ ऐसे ईस्टर एग्स टाइप के थे कि एडम वॉरलॉक आने वाला है। तो तब से लेके एक थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, वो न्यूज़ चल रही थी और थोड़ा थोड़ा दिखा रहे थे ऐसे आ रहा है वैसे आ रहा है एडम वॉरलॉक। और इन्होंने एडम वॉरलॉक के रोल में जिस आदमी को कास्ट किया था वो भी इनकी चॉइस बहुत इंटरेस्टिंग थी। विल पोल्टर नाम है उसका, और भाई बहुत टैलेंटेड है, मतलब शक्ल से एकदम हरामी लगता है बंदा, हरमपन्ना शक्ल से टपकता है उसकी एक फिल्म देखी थी मैंने, मिडसोमार, उसे देखो क्या गजब का नेगेटिव रोल करता है यार, उसे नफरत हो जाएगी आपको, ऐसा रोल प्ले करता है वो। लेकिन इस फिल्म में भाई साहब फ्लैट है वो एकदम, कहीं उसका कोई दिखाई नहीं देता है, कोई भी कर लेता वो रोल वैसा ही लगता। मतलब इस फिल्म में विल पोल्टर का एडम वॉरलॉक होना बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे मुन्ना भाई MBBS में नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो जेब कतरा था जिसने सुनील दत्त की जेब काटी थी रेलवे स्टेशन पे। मतलब समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? हाँ, मतलब वॉरलॉक वाला पार्ट ऐसे है ना कि लगता है इन्होंने कहा कि चलो फेज 5 तो खत्म हो गया, अब चलो गार्डियंस बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा कमाई भी हो जाएगा क्योंकि वो पिछला फेज तो ऐसे ही नहीं पड़ गया, कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस के पुराने रिकॉर्ड्स को तो ब्रेक कर नहीं पाई, तो चलो गार्डियंस बना लेते हैं, उससे तो अच्छे पैसे आ ही जाएंगे। तब तक इनको याद आया, ओ बहनचोद एडम वॉरलॉक को दिखा दिया था पिछली बार हमने पोस्ट क्रेडिट में,
तो उसको भी तो डालना पड़ेगा। तो ऐसा करो ना भैया, फिट कर दो उसको कहीं, थोड़ा सा ही रख दो। लेकिन ये पता है, ये मार्वल का क्लासिक ट्रेट है, मार्वल यही करता है। ये भैंचो 10 साल से हमको दिखा रहे थे ये लोग कि निक फ्यूरी ऐसा है वैसा है, भाई साहब क्या ऐसे खोई थी उसने अपनी आँख, वैसे खोई थी इससे युद्ध लड़ते समय उससे, मतलब ऐसा लगता था कि असली सोल्जर तो वो है, ये सुपर हीरो तो भैंचो चूतियां हैं, ये ऐसे ही बस आ गए खाली फोकट। उसने असली बलिदान दिया भाई साहब, एक आँख फोड़वा ली। जब उस चीज का ओपनिंग हुआ, जब उस ग्रैंड स्कीम से पर्दा हटा कि आखिर निक फ्यूरी की आंख कैसे गई थी, भाई साहब बिल्ली ने पंजा मार दिया था इनकी आंख पे, एक पालतू बिल्ली ने, मतलब खाली फोकट ऐसे ही कुट गई उसकी आंख, खोदा पहाड़ निकली चुईया। वही है एडम वॉरलॉक, मुन्ना भाई MBBS का नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इसके अलावा फिल्म का विलेन भी वैसे ही है, शुरुआत में बड़ा कम बोलने वाला, थोड़ा भौकाली सा लगता है, थोड़ा मिस्ट्री मैन टाइप का लगता है, लेकिन फिर जब वो एक बार चीखना शुरू करता है तो फिर वो हर किसी के ऊपर चीखे ही जा रहा है, तो वो थोड़ा सा ओवर हो जाता है एक लेवल के बाद। तो बाकी देखना है तो देख लो, सही ही है। इस बार MCU की फिल्में बस ऐसे ही आ रही हैं कि सही ही है, समझ रहे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि पहले अपन वेट करते थे। भाई अभी भी मुझे याद है, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय और एवेंजर आने वाली थी, मेरे इलेक्ट्रिकल्स के पेपर थे, मुझे पता था बैग लग जाएगी मेरी, लेकिन फिर भी चले गए थे हम फिल्म देखने, ठीक है, क्योंकि वो टाइम था, समझ रहे। हमने आयरन मैन 1 देखी, हमने कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर देखी, फिर हमने थॉर देखी, फिर हमने 3 सालों में इन फिल्मों को कई बार देखा। मुझे भी याद है शायद 2008 के आसपास आयरन मैन 1 आई थी और 2011 में आई गेस 2012 में हमारी एवेंजर्स आई थी, एवेंजर्स का फर्स्ट पार्ट। और 3 साल तक इन फिल्मों को हम लोग इतनी बार रिसाइकल कर चुके थे कि एक डायलॉग याद था भाई साहब, एक फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन रटा हुआ था कि फ्रेम बाय फ्रेम आगे क्या होने वाला है, एक एंटिसिपेशन होता था, एक एक्साइटमेंट होता था जब एवेंजर आने वाली होती थी। अब वो बात नहीं रह गई है, अब बस फिल्में आती हैं चली जाती हैं। इन लोगों ने एक सिंपल सीधा सा फॉर्मूला बना लिया है, कम से कम खतरे उठा के ठीक ठाक प्रॉफिट कमाने का। इनके हर फिल्म का बजट 150 से 170 मिलियन के आसपास रहता है, घटिया विजुअल इफेक्ट्स रहते हैं, बस इतना कि फिल्म 200-250 मिलियन के आसपास कमा ले और थोड़ा सा मुनाफा हो जाए बस, ठीक है। तो ग्रैंड स्कीम और एक्सपेरिमेंट मूवीज़ का जो खाका था वो सब तो ख़त्म हो गया है, अब बस बकचोदी बाकी बची है बस। तो देख लो, ऐसे ही है जैसे बाकी सब है वैसे ही ये भी है, और कुछ चीज़ें सही हैं जो मैंने बता दी हैं, बाकी आपके ऊपर है। लेकिन बाय द वे अगर ये रिव्यू आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह का हमने एक और रिव्यू भी बनाया था इविल डेड का, जिसे उतने लोगों ने देखा नहीं जितना वो डिजर्व करता था, तो आप वो भी देखिए, अच्छा लगेगा शायद आपको।